जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। कैसे हो आप सभी का स्वागत मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम बात कर रहे थे राजस्थान जीके के बारे में और आज जिस टॉपिक के बारे में अपने लर्न करेंगे वो रहेगा साथियों राजस्थान के किसान आंदोलन के बारे में। साथियों, एक शानदार टॉपिक है और आपके एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आता ही है। तो इसके महत्व को देखते हुए, इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए अपने को भी इसे बहुत अच्छे तरीके से लर्न करना है। चलो साथियों, स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे ही देखिए किसान आंदोलन का जिक्र आता है तो साथियों अपने दिमाग में बिजोलिया है, बेगू है, नीमू चना है, ये बातें अपने दिमाग में आती हैं कि यार यही है ना। देखिए उसके साथ साथ जो अन्य है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे साथियों। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, बिजोलिया किसान आंदोलन, इससे हम स्टार्ट करेंगे। आपको ध्यान रखना है साथियों, पहली बात जो हमें ध्यान रखनी है वो क्या, 1897 से लेकर 1941 तक, यानी कि आपको ये चीज क्लियर करनी है, ये चीज याद रखनी है कि 1897 से लेकर 1941 तक ये जो आंदोलन है ये चला, ठीक है। और इतने लंबे समय तक चला तो इसके नाम क्या चीज है, क्या रिकॉर्ड है, क्या क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान रखिएगा यह विश्व का सबसे लंबा चलने वाला है ना और अहिंसात्मक किसान आंदोलन है। यह बात ध्यान रखिएगा साथियों। 44 साल तक ये आंदोलन चलता रहा और फिर भी इसमें कोई हिंसापूर्वक घटना नहीं हुई। यह एक महत्वपूर्ण बात है जो हमें ध्यान रखनी है साथियों, ठीक है। कब से कब तक है, 1897 से लेकर 1941 तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में साथियों आपको क्या ध्यान रखना है कि एक छोटी सी बात जिसको आपको समझना है, बिजोलिया मेवाड़ रियासत में है। किसमें है, मेवाड़ रियासत। आप इसके बारे में कंसेप्ट समझिएगा। मेवाड़ रियासत के राजा थे, आपने नाम सुना होगा, महाराणा सांगा, ठीक है। और महाराणा सांगा के द्वारा साथियों एक युद्ध लड़ा गया था, खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा गया था, खानवा का युद्ध। ये बात हमें पता है ना, 17 मार्च 1527 को ये युद्ध जो था इनके द्वारा लड़ा गया। अब देखिएगा, इस युद्ध में जाने से पहले जो महाराणा सांगा है एक प्रथा पाती पर्वण को निभाते हैं, है ना, पाती पर्वण प्रथा करते हैं। जैसा कि हमें पता है, आपको अच्छे से समझना है कि जो पाती होता है ना साथियों, पाती का मतलब होता है पत्र, है ना, और पर्वन का मतलब होता है भेजना। यानी कि इस प्रथा के तहत क्या किया गया, अलग अलग रियासतों को पत्र लेटर भेजे गए, है ना, और उन्हें यह आह्वान किया गया कि आप सब आइए, मेरे साथ हो जाइए और हम मिलकर क्या करेंगे, बाहरी आक्रांताओं के साथ युद्ध करेंगे। ये बात थी, ठीक है, पाती पर्वन के तहत। अब इसी प्रथा के तहत क्या हुआ, पत्र भेजा जाता है, पत्र भेजा गया। किसे भेजा गया साथियों, अच्छे से ध्यान रखना, पत्र भेजा जाता है जगनेर। अच्छे से है ना, फोकस करते हुए ध्यान रखिए, जगनेर है, गजनेर नहीं है, जगनेर, ओके, जो कि वर्तमान में यूपी में है। ये चीज क्लियर करनी है। जगनेर भेजा जाता है और जगनेर में जो सामंत थे वो थे अशोक परमार। कौन थे, अशोक परमार थे। जैसे ही ये पत्र इन तक पहुंचा और अशोक परमार सांगा की तरफ से युद्ध में जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन एक वो बात आती है दिमाग में अशोक परमार के कि मुझे इसके बदले क्या मिलेगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, अशोक परमार को, ठीक है, सांगा के द्वारा क्या किया जाता है, ऊपर माल की जागीर दी जाती है। ऊपर माल की जो जागीर है, ऊपर माल की जागीर है, वो गिफ्ट कर दी जाती है ना। किसको दी गई, अशोक परमार को। किसके द्वारा दी गई, तो सांगा के द्वारा। यह बात ध्यान रखनी है, छोटी छोटी बातों को अपने को अच्छे से ध्यान रखना है। अब देखिएगा, पहला क्वेश्चन आता है, क्या चीज, कि जो ऊपर माल की जागीर है
ये कहां से कहां तक है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, ऊपर माल की जो जागीर है ये बिजोलिया से लेकर कहां तक थी? ये भैंस रोडगढ़ तक थी। कहां तक थी? भैंस रोडगढ़ तक थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? और फिर आपको जो बात ध्यान रखनी है कि जो ये बिजोलिया है ना, बिजोलिया ठिकाने की स्थापना, ये जागीर मिलने के बाद इस ठिकाने की जो स्थापना है, ठीक है, वो किसके द्वारा कर दी जाती है? अशोक परमार के द्वारा। किसके द्वारा? अशोक परमार। ठीक है साथियों, ये बात आप ध्यान रख लोगे। यानी कि हमने क्या पढ़ा? हमने सिंपल सी बात जो आपको ध्यान रखनी है, हमने पढ़ा कि सांगा, ओके, सांगा के द्वारा खानवा युद्ध से पहले कौन सी प्रथा निभाई गई? पाती पर्वन। ओके, इसके तहत लेटर भेजा गया, पत्र भेजा गया, किसको? जगनेर। और जगनेर कौन था? अशोक परमार। और अशोक परमार ने कहा कि मुझे क्या मिलेगा, है ना, तो उसे जागीर दी गई। कौन सी? ऊपर माल की जागीर दी गई। किसने दी? सांगा ने। ऊपर माल कहां से कहां तक है? तो हमने देखा ये बिजोलिया से लेकर, कहां से लेकर? बिजोलिया से लेकर भैंस रोडगढ़ तक है। ये बात क्लियर? अब हमने देखा कि बिजोलिया ठिकाने की स्थापना, ठिकाने की स्थापना किसने की? स्थापना की अशोक परमार ने। किसने की? अशोक परमार ने। यहां एक बात और ध्यान रखिएगा। क्या बात ध्यान रखनी है? एक छोटी सी बात कि ऊपर माल का मुख्यालय, ऊपर माल का मुख्यालय कौन सा था? तो ऊपर माल का जो मुख्यालय था वो साथियों बिजोलिया। कौन सा था? बिजोलिया। और यहां इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, क्या चीज ध्यान रखनी है? कि ऊपर माल का प्राचीन नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, इसका प्राचीन नाम रहता है उमाद्री। क्या नाम रहता है? उमाद्री। उसी तरीके से बिजोलिया का प्राचीन नाम, इसका नाम है विजयावल्ली। इसका प्राचीन नाम क्या था? विजयावल्ली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जिनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है, याद रखनी है ये बातें। ठीक है, इसके साथ साथ एक बात और कवर कीजिएगा कि जो पाती पर्वन प्रथा है ना, इसके तहत सांगा की तरफ से युद्ध करने के लिए 7 राजा, ओके, 9 राव और 104 सामंत सांगा की तरफ से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए थे, है ना। यानी कि पाती पर्वन प्रथा काफी हद तक क्या रही? कामयाब रही थी। ठीक है, यह बात ध्यान रखनी है। बिजोलिया 1897 से 1941 और बिजोलिया ठिकाने की स्थापना अशोक परमार ने की। ये बातें हमने ध्यान रखी, उनके प्राचीन नाम वगैरह है वो हमने पढ़े हैं साथियों। ठीक है, ये चीज। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिएगा, हमने बात की है कि बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन है? अशोक परमार। कहां से था? जगनेर से। जगनेर कहां? यूपी से। ओके, और यह चीज ध्यान दिया कि बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या है? विजयावल्ली। कौन सा है? विजयावल्ली। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम बिजोलिया ठिकाने के बारे में पढ़ते हैं साथियों। क्या पढ़ते हैं? बिजोलिया ठिकाने के बारे में। ठीक है, बिजोलिया ठिकाना मेवाड़ रियासत में ए श्रेणी का ठिकाना था। क्या था? ए श्रेणी का ठिकाना था। पहली बात ध्यान रखिएगा। देखो, एक छोटी सी बात क्लियर करना, जब हम प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ते हैं, राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ते हैं, तब हम देखते हैं कि जो ठिकाने थे वो ए, बी और सी, 3 श्रेणियों के। ओके, और ध्यान रखना कि इसी अनुसार जो सामंत थे इनके, उनकी भी 3 श्रेणियां बनाई हुई थी। ठीक है, कौन कौन सी? एक सामंत थे 16 के सामंत, 16 के सामंत। ठीक है, जो ए श्रेणी के ठिकाने होते थे उनके सामंत 16 के सामंत कहलाते थे। ठीक है, बी वाले जो थे ना वो 32 के सामंत कहलाते थे। ओके,
और जो सी वाले थे वो गोले के सामंत कहलाते थे। गोले के सामंत यानी कि सामंतों की क्या थी, श्रेणियां थी ये। ओके, अब ध्यान रखना ऐसा क्यों था, ऐसा इसलिए कि ए श्रेणी के जो ठिकाने थे ना साथियों वो 16 थे। कितने थे, 16, इसलिए इनको 16 के सामंत बोला गया। बी श्रेणी के जो ठिकाने थे वो 32 थे, इसलिए 32 के सामंत। और सी श्रेणी के जो ठिकाने थे वो 100 प्लस थे, ठीक है, इसलिए इनको गोले के सामंत कहा गया। तो पहली बात हमें ध्यान रखनी है कि बिजोलिया जो ठिकाना था वो मेवाड़ रियासत में ए श्रेणी का ठिकाना था, ठीक है। ये बात अच्छे से आपको क्या करनी है, कवर रखनी है, ठीक है, ये बात अच्छे से कवर कीजिए। आगे बढ़ते हैं। कुलगांव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमें याद करनी है। कुलगांव कितने थे, तो 79। कितने थे, 79। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर ध्यान रखिएगा बिजोलिया ठिकाने में धाकड़ जाति के किसान रहते थे। ओके, भी देखो कोई भी आंदोलन होता है तो उसमें उसको किसी जाति विशेष का समर्थन जरूरी है ना। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि बिजोलिया में कौन सी जाति के किसान ज्यादा रहते थे, तो धाकड़ के, है ना। ये चीज इनकी विशेषताओं में भी ये बात की जाती है कि धाकड़ जाति जो है ना, जो धाकड़ जाति है, ये बात की जाती है कि यह एक परिश्रमी, है ना, मेहनती जाति थी। ओके, और ये जाति पंचायती राज व्यवस्था में विश्वास करने वाली जाति थी। ये इसकी विशेषता स्वरूप कहा जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। फिर देखो वर्तमान में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्तमान में बिजोलिया ठिकाना है वो कौन सी कहां है, तो वर्तमान में साथियों ये भीलवाड़ा में है। कहां पे है, भीलवाड़ा में। ये बात हमें अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, बिजोलिया किसान आंदोलन। यदि हम बात करें बिजोलिया किसान आंदोलन में ठिकानेदारों की, ठीक है, ठिकानेदारों की भी, क्या पहले से ही ठिकानेदार और किसानों में संघर्ष की स्थिति थी या कब हुई, वो सब बातें डिस्कशन करेंगे यहां। देखिएगा बिजोलिया के ठिकानेदार थे केशवदास। ओके, और केशवदास के समय साथियों ध्यान रखना मराठा आक्रमण हुए। क्या हुए, मराठा आक्रमण। और आपको अपने पढ़ते हैं ना, राजस्थान के इतिहास में पढ़ते हैं कि मराठाओं का एक भय, एक डर हुआ करता था ना भी। देखिए आप लोगों ने एक पढ़ा होगा कि जो सरगासुली ईसर सिंह वाली जो बात रहती है, सुसाइड किया गया ना राजा के द्वारा, यानी कि इतना डर होता था, इतना खौफ होता था, ठीक है। तो इस समय, है ना, केशवदास के समय क्या हुआ, यहां पर मराठा आक्रमण हुए, ठीक है। तो ध्यान रखना मराठा आक्रमणों के समय में, है ना, जो यहां की जनता थी या किसान थे, किसान या जनता ने ठिकानेदार का सहयोग किया, यानी कि आपस में कोई संघर्ष नहीं था, एक दूसरे के सहयोगी थे केशवदास के समय, ठीक है। गोविंददास के समय यदि हम जिक्र करें तो क्या थे, यहां भी सहयोग की भावना थी, सहयोग की भावना थी, यानी कि संघर्ष नहीं था। लेकिन हुआ क्या कि 1894 में, 1894 में जब कृष्ण सिंह क्या बनते हैं, सामंत बनते हैं, है ना, ठिकानेदार बनते हैं, तब क्या होता है, जनता या जो किसान है सामंत के खिलाफ आंदोलन करते हैं, सामंत के विरुद्ध आंदोलन करते हैं, ठीक है, यह बात ध्यान रखना। यानी कि हमसे यदि क्वेश्चन आ जाए कि जो बिजोलिया किसान आंदोलन है, ये आंदोलन किस ठिकानेदार के समय में प्रारंभ हुआ, तो राव कृष्ण सिंह के समय में प्रारंभ हुआ। ये हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा साथियों, ठीक है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आगे बढ़िए।
नेक्स्ट देखिएगा साथियों, यदि आंदोलन के कारणों के बारे में हम जानने की कोशिश करें तो क्या रीजन थे इसके, वो हम देखते हैं। तो इसके जो रीजन रहते हैं, देखिए अपने बात करेंगे, डिस्कस करेंगे इसके बारे में। एक रीजन रहता है अत्यधिक भू राजस्व। भू राजस्व, भू राजस्व अधिक वसूला जाता था, यह बात। दूसरा एक कारण रहता है साथियों बेगार प्रथा, यानी कि किसानों से, जनता से बेगार करवाई जाती थी, यह भी एक आंदोलन का कारण रहा। ठीक है। इसके अलावा एक पद्धति थी साथियों लाटा कुंता पद्धति। लाटा कुंता पद्धति यानी कि राजस्व निर्धारण की एक पद्धति है लाटा कुंता। ठीक है। यानी कि इसमें क्या होता है साथियों भी खड़ी फसल के समय ही, जैसे अपने बात करें कुंता में, इसमें क्या होता है खड़ी फसल में ही क्या जो राजस्व वसूलने वाला अधिकारी होता है वो किसान के खेत में पहुंचता है और वो ये डिसाइड कर देता है एक निश्चित पॉइंट से लेकर वहां तक क्या है ये फसल मेरी है, यानी कि सामंत की है। क्लियर। ये पद्धति तो क्या कहलाई, कुंता पद्धति। जबकि लाटा में क्या होता है कि जब किसान अपनी फसल से ना काटने के बाद उसमें से अनाज निकाल रहा होता है और अनाज की ढेरियां लगाई जाती है, तो उस समय वो अधिकारी पहुंचता है और वो ये डिसाइड करता है कि ठीक है ये जो ढेरी है अनाज की वो हमारी है और ये आपकी है ना, इस तरीके से इसको निर्धारण किया जाता है। यानी कि ये जो पत्ती रहती है वो लाटा और कुंता पत्ती होती है भी। इसमें उस अधिकारी, उस राजस्व, उस कर वसूलने वाली अधिकारी पर डिपेंड करता है वो कितनी मात्रा में अनाज जो है वो किसान से वसूले, है ना। तो ये जो पत्ती थी ये भी एक असंतोष का कारण थी साथियों। ठीक है। बेगार प्रथा तो है ही भी, सारा दिन काम करवाया गया, मेहनत करवाई गई और बिना किसी पारिश्रमिक के, है ना, ये चीज। अत्यधिक भू राजस्व भी था। इसके अलावा जो मेन कारण है ना, ये अपने दूसरे किसान आंदोलनों में भी देखेंगे, लेकिन ये जो मेन कारण है ध्यान रखना कि इस आंदोलन में बिजोलिया वाले किसानों से 84 प्रकार के क्या लिए जाते थे, लाग बाग लिए जाते थे। साथियों एक बात समझिएगा कि कर या जो टैक्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक तो होता है साथियों भू राजस्व, ठीक है, और एक होता है लाग बाग। एक होता है लाग बाग। भू राजस्व यानी कि जमीन पर जो टैक्स लिया जाता है, जो कर लिया जाता है, वो क्या कहलाया, भू राजस्व। और भूमि को छोड़कर अन्य जो टैक्स वसूले गए, अन्य जो कर लिए गए, वो क्या कहलाते हैं, लाग बाग कहलाते हैं। ठीक है। जैसे अपनी बात करें चवरी कर है, तो ये किसका प्रकार है, ये एक लाग बाग का प्रकार है। ठीक है साथियों, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। या तलवार बंदाई कर है, वो सारी लाग बाग है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि बिजोलिया के किसानों से 84 प्रकार की लाग बाग वसूली जाती थी। ओके, ये चीज क्लियर करना, ये बिजोलिया किसान आंदोलन के रीजन है, कारण है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद साथियों बिजोलिया किसान आंदोलन के चरण। बिजोलिया किसान आंदोलन को पढ़ने की दृष्टि से भी, यदि अपने इसको सारा एक साथ पढ़ेंगे विदाउट इसको पार्ट्स में बांटे तो याद रखना काफी मुश्किल हो जाता है। तो पढ़ने की दृष्टि से इसको क्या किया जाता है, 3 चरणों में बांटा जाता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट जो चरण है ये इसके प्रारंभ से लेकर यानी कि 1897 से लेकर 1915 तक का समय है, ये फर्स्ट चरण माना जाता है। और 1916 से लेकर 1922 तक का समय ये सेकंड पार्ट है इसका। और 1923 से लेकर समाप्ति तक यानी कि 41 तक ये थर्ड चरण है, तीसरा चरण रहता है। देखो इसमें क्या फर्क है, क्या चीज रहा, तो थोड़ा सा नेतृत्व में, लीडरशिप में फर्क आ जाता है। देखिएगा साथियों, फर्स्ट चरण में बिजोलिया किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया गया वो किया गया स्थानीय नेताओं के द्वारा।
किसके द्वारा किया गया? स्थानीय नेताओं के द्वारा किया गया, जो लोकल के नेता थे। ठीक है, इसके बाद में ये आंदोलन है, ये राष्ट्रीय स्तर पर फेमस हो गया और इसका जो नेतृत्व है वो राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा किया गया, राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा किया गया। यानी कि सेकंड चरण में जो नेतृत्व किया वो राष्ट्रीय नेताओं ने किया। थर्ड चरण में चयनित नेतृत्व था, है ना, यानी कि नेतृत्व की जिम्मेवारी है वो किसी को सौंपी गई और उनके द्वारा क्या किया गया? नेतृत्व किया गया। यदि अपने इस दृष्टि से देखें तो ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट रहता है वो सेकंड चरण रहता है साथियों, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं इससे। ओके, चलो देखो, तो फर्स्ट चरण में जो नेता थे, यदि अपने उनके बारे में देखें भी कौन थे, तो फर्स्ट चरण में नेतृत्व किया गया, वो किया गया था साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास के द्वारा। फिर ध्यान रखिएगा फतेहकरण चारण के द्वारा, फतेहकरण चारण। फिर एक नाम ध्यान रखना ब्रह्मदेव, और एक ध्यान रखिएगा प्रेमचंद भील, प्रेमचंद भील के द्वारा ये रहते हैं, है ना, यानी कि स्थानीय नेता जिन्होंने नेतृत्व किया आंदोलन का। यदि हम बात करें सेकंड चरण में, तो सेकंड चरण में कौन कौन रहते हैं? विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक के द्वारा नेतृत्व किया जाता है। राम नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी के द्वारा नेतृत्व किया जाता है। और माणिक्य लाल वर्मा, इनके द्वारा क्या किया जाता है? राष्ट्रीय नेता जिनके द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया। और यदि बात करें थर्ड चरण में, जिनको विजय सिंह पथिक के बाद आंदोलन के नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी गई, वो कौन थे? तो वो रहते हैं एक तो हरिभाऊ उपाध्याय, हरिभाऊ उपाध्याय साहब, और इसके अलावा यदि हम बात करें तो वो है जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज। इनके द्वारा क्या किया जाता है? नेतृत्व किया जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको इनका जो विभाजन है चरणों में बांटा गया है उसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, एक एक बात को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, याद कीजिएगा। पहले चरण में स्थानीय नेता, दूसरे में राष्ट्रीय, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेकंड चरण से ही बनते हैं, और तीसरे में चयनित नेतृत्व था। ओके साथियों, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो और महत्वपूर्ण बातें हैं उनको पढ़ने की हम कोशिश करते हैं साथियों। देखिएगा, फर्स्ट चरण के बारे में हम पढ़ते हैं। हमने क्या किया? इसका बेसिक नॉलेज ले लिया, बिजोलिया है कहां पे ये देख लिया, आंदोलन के कारण देख लिए, ठिकानेदार देख लिए, चरण देख लिए, और नेतृत्व करता है उनके बारे में देखा। देखो क्या था, यदि बिजोलिया किसान आंदोलन का जिक्र करें तो पहला चरण हमें पता है 1897 से लेकर 1915 तक ये चला। ठीक है, यहां पे किसानों से अत्यधिक लाग बाग लिया जाता था। 84 प्रकार के जो लाग बाग है वो किसानों से वसूली जाती थी, यानी कि ये कहा जाए कि किसान बहुत प्रताड़ित थे, है ना। इसी क्रम में क्या हुआ, 1899 का जो समय है आपको पता होगा, इस समय क्या हुआ, अकाल पड़ गया, जिनको हम साथियों छप्पनिया के अकाल के नाम से जानते हैं। छप्पनिया का अकाल के नाम से हम जानते हैं। पहली चीज ये भी ध्यान रखना साथियों, छोटी छोटी बातें हैं भी, छप्पनिया का अकाल कब पड़ा, तो आपको कवर होना चाहिए कि 1899 ईस्वी में। आप अब ये कहेंगे कि सर इसे फिर छप्पनिया का अकाल क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है साथियों, यदि अपने इसका विक्रम संवत देखें तो विक्रम संवत इसका क्या रहता है, 1956 रहता है ना। भी ईस्वी सन से जब आप विक्रम संवत में जाते हैं तो इसमें प्लस क्या किया जाता है, 57 किया जाता है। ठीक है, छप्पनिया का अकाल पड़ गया और किसानों की जो हालत है वो और ज्यादा क्या हो गई, दयनीय हो गई। ठीक है, अब किसान ये सोच रहे थे कि जो सामंत है, जो ठिकानेदार है, वो क्या करेगा, इस सिचुएशन को समझेगा, है ना,
और वो क्या करेगा, किसानों की हेल्प करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, और सामंत है उसके द्वारा ये कह दिया जाता है भी जो भी सिचुएशन है आप खुद देखें, मुझे मेरा क्या चाहिए, कर चाहिए, मुझे मेरा राजस्व चाहिए, है ना। इस चीज को लेकर किसानों में सामंत के प्रति है वो निराशा का भाव है वो आ जाता है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की स्टोरी देखते हैं। आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ कि बिजोलिया के जो किसान है वो एक गांव का नाम रहता है गिरधारीपुरा। गिरधारीपुरा गांव में 1897 में गंगाराम धाकड़ के घर, है ना, इनके पिता के मृत्यु भोज के अवसर पर सारे एकत्रित होते हैं। ओके, और जब एकत्रित होते हैं तो आपस में बातचीत होती है, और बातचीत की जाती है कि यार जो हमारा सामंत है कृष्ण सिंह अच्छा नहीं कर रहा है, बहुत अत्याचार कर रहा है, ये सब बातें, ऐसा सामंत किस काम का है, ये सारी बातें होती है। ठीक है, जब ये बातचीत चल रही थी, यानी कि एक बैठक होगी साथियों, यहां से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। यदि हमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बिजोलिया किसान आंदोलन की प्रथम बैठक कहां हुई, प्रथम बैठक कहां हुई, तो आपका आंसर होना चाहिए साथियों, क्या आंसर दोगे आप, आपको आंसर देना है गिरधारीपुरा गांव। ओके, अब क्या ओकेजन, गंगाराम धाकड़ के पिता के मृत्यु भोज के अवसर पर किसान इकट्ठे होते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, और इसी दौरान क्योंकि अलग अलग गांवों से किसान आए थे, 79 गांव थे ना जीमने के लिए, अलग अलग गांवों से आए थे। ओके, तो उनमें से दो पढ़े लिखे मान लो किसान थे, नाम है नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। साथियों ध्यान रखना, कई जगह नानक जी लिखा है तो यही है ना, यही ये बात कवर करनी है कि नानजी पटेल बैरीसाल गांव से थे और ठाकरी पटेल है वो गोपाल निवास गांव से थे। ठीक है, इनके द्वारा ये बात कही जाती है कि यार सामंत से भी ऊपर राजा है, क्यों ना अपने ऐसे करें कि जो कृष्ण सिंह हमारा सामंत है, अपने इसकी शिकायत जो ये कर रहा है, यथार्थ स्थिति क्या है, इसकी बात हम कहां तक पहुंचा देते हैं, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह तक पहुंचा देते हैं। इस बात को लेकर सारे एग्री हो जाते हैं, है ना भी, ठीक है यार ये बहुत अच्छी बात कही है, इन्होंने बहुत अच्छा आइडिया दिया है। लेकिन साथियों एक समस्या, एक प्रॉब्लम, क्या कि फतेह सिंह को ये शिकायत करने जाएगा कौन, ये बात आती है ना, वो बात आती है ना, बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन, ये बात आती है। तो सबकी नजरें वो एक आशा से किन की तरफ जाती हैं, नानजी और ठाकरी पटेल की तरफ। ये आपने एडवाइस दी है, आप समझदार हैं, आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब होता है और वहां पे ये डिसाइड होता है कि ये कार्य जो है नानजी पटेल और ठाकरी पटेल हैं उनको सौंपा जाता है। ठीक है, और नानजी और ठाकरी पटेल ये पहुंच जाते हैं कहां पर, उदयपुर और महाराणा फतेह सिंह के पास, और जो ये सारी बात है, जो शिकायत है, वो फतेह सिंह को कर देते हैं। अब ध्यान रखिएगा साथियों, फतेह सिंह आश्वासन देता है कि कोई बात नहीं, मैं देखता हूं आपका, वो कहते हैं ना आपका बड़ा भाई हूं, मेरे होते टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं देखता हूं, है ना, ये बात कही जाती है। तो नानजी और ठाकरे पटेल वापिस आ जाते हैं। होता क्या है, यहां पे एक और क्वेश्चन अपने लिए, क्या चीज होती है, महाराणा क्या करता है, जांच के लिए एक अधिकारी को भेजता है, यानी कि जांच आयोग भेजा जिसमें एक अधिकारी था। तो आपको ध्यान रखना है उसका नाम क्या था, हामिद हुसैन। क्या था, हामिद हुसैन। अच्छे से क्लियर कीजिएगा, जांच के लिए सर्वप्रथम किसे भेजा गया, जांच के लिए सर्वप्रथम किसे भेजा गया था, हामिद हुसैन को। और ध्यान रखना हामिद हुसैन ने रिपोर्ट की किसानों के पक्ष में, किसानों के पक्ष में हामिद हुसैन ने रिपोर्ट कर दी भी जो भी शिकायतें लगाई गई वो बिल्कुल सही है ना। लेकिन क्या होता है, महाराणा है ये कोई कार्यवाही नहीं करता, कोई कार्यवाही नहीं करता, क्योंकि एक सामंत पर कार्यवाही की जाए तो दूसरे सामंत क्या हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, है ना, इससे लेकर वो कार्यवाही नहीं करता है, ये बात ध्यान रखना। प्रथम बैठक गिरधारीपुरा गांव में, शिकायत के लिए जाते हैं नानजी पटेल और ठाकरी पटेल, पहला जांच अधिकारी आता है हामिद हुसैन, और ध्यान रखिएगा जो कार्यवाही नहीं की जाती इसके बारे में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद साथियों नेक्स्ट आगे की क्या सिस्टम रहता है कि ठीक है वो कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन भी जो कृष्ण सिंह की शिकायत है वो कहां तक पहुंची, फतेह सिंह तक, ये बात किसको पता लग जाती है, सामंत कृष्ण सिंह को पता लग जाती है ना। यानी कि हुआ क्या कि शिकायत की सूचना है राव कृष्ण सिंह को मिल जाती है, और जैसे ही पता लगा तो कृष्ण सिंह कहता है यार ऐसा थोड़ी हो सकता है ना, भी आप मेरे यहां खाना खाते हैं, है ना, आप वो कहते हैं ना कि मेरे यहां मेरा अन्न खाते हैं, ऐसा सोचा होगा कृष्ण सिंह ने, है ना, और मेरी ही शिकायत करते हैं, तो सबक तो सिखाना पड़ेगा। तो कृष्ण सिंह के द्वारा क्या किया जाता है, सबसे पहले नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को क्या किया जाता है, ऊपर माल से निष्कासित कर दिया जाता है, चलो भाई आप यहां से निकलिए। क्लियर ये बात। अब बाकी किसानों को कैसे सबक सिखाया जाए, तो इसके लिए कृष्ण सिंह क्या करता है, 1903 में, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि 1903 में कृष्ण सिंह के द्वारा एक नया टैक्स लगा दिया जाता है, और उस टैक्स का नाम था साथियों चंवरी कर। यानी कि 84 लाख बाग पहले थे, ये था 85वां लाख बाग। कौन सा है, 85वां लाख बाग, और जिसका नाम है चंवरी कर। क्या है साथियों, चंवरी कर। देखो क्या है चंवरी कर, ध्यान रखना भी, इसमें क्या था भी, इसमें यह था कि लड़की के विवाह पर, लड़की के विवाह पर आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ओके, कितने रुपए ये था, तो ध्यान रखना ये 5 रुपए से लेकर 13 रुपए तक था, क्योंकि देखिए 79 गांव थे, आप अलग अलग जगह पढ़ते हैं, कुछ जगह 5 रुपए लिखा है, कुछ जगह 13 रुपए लिखा है। ध्यान रखना 5 से लेकर 13 रुपए तक ये टैक्स था, क्योंकि बिजोलिया में 79 गांव थे, और आर्थिक स्थिति के आधार पर अलग अलग गांवों में अलग अलग क्या था, चवरी कर था। ठीक है, कहीं कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है। चवरी कर किसने लगाया, कृष्ण सिंह ने। कब लगाया, 1903 में। क्या था ये, लड़की के विवाह पर टैक्स था। कितने रुपए है, 5 से लेकर 13 रुपए है। ओके, चलिए अब ये बात हुई, तो इस कृष्ण सिंह के कदम को लेकर किसान क्या करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, यानी कि कृष्ण सिंह से नाराज हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं, जमीनों को पड़त छोड़ देते हैं, खाली छोड़ देते हैं, हल नहीं चलाते, है ना। भी ये सोचा गया कि यदि फसल होगी नहीं तो काय का टैक्स लिया जाएगा, ये चीज। और इसके साथ साथ वो सीमावर्ती गांवों में क्या करते हैं, पलायन करते हैं, यानी कि गांव छोड़ के पास के गांव में जाने लग जाते हैं, है ना। तो कृष्ण सिंह एकदम से सोचता है कि यार यदि ये खेती नहीं करेंगे तो यार खाएंगे क्या, खेती नहीं करेंगे तो अपने खाएंगे क्या। तो वो क्या करता है, एक सुधार की तरफ एक कदम उठाता है, और 1905 में जो चवरी कर लगाया गया था उसको क्या कर देता है, आधा कर देता है। यानी कि पूरा तो खत्म नहीं करता, लेकिन उसे क्या कर देता है, आधा कर देता है, किसानों को मनाने के लिए। ठीक है, ये बात कवर हुई। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर क्या हुआ, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा कि कृष्ण सिंह ने किसानों का दिल दुखाया था ना, दिखाया था ना। तो एक दिन ऐसा आ जाता है क्या कि 1906 में ठिकानेदार राव कृष्ण सिंह का देहांत, यानी कि उनकी मृत्यु हो जाती है। ओके, अब बात क्या उठती है भी, कृष्ण सिंह की जगह क्या करना है, नया सामंत बनाना है। एक बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि कृष्ण सिंह निसंतान था, है ना, बिंग कोई टाबर को नहीं हो। ओके, अब हुआ क्या, अब ये हुआ कि फिर राव कृष्ण सिंह की जगह उसके कोई रिश्तेदार पृथ्वी सिंह को क्या किया जाता है, नया जागीरदार बनाया जाता है। अब ध्यान रखना, ये जो पृथ्वी सिंह था ये कहां से था, ये था कामा से, कामा जो कि वर्तमान में डींग जिले में है, ये बात भी ध्यान रखना। तो कामा डींग से पृथ्वी सिंह को लाया जाता है, और उसे क्या किया जाता है, 1906 में बिजोलिया का नया जागीरदार, नया सामंत, नया ठिकानेदार है, वो बना दिया जाता है। ठीक है, अब पृथ्वी सिंह सोचता है कि अब अपन बिजोलिया पे राज करेगा, है ना। तो बहुत अच्छे उत्सुकता के साथ पृथ्वी सिंह पहुंच जाता है बिजोलिया, और यहां का ठिकानेदार का जो पदभार है वो ग्रहण कर लेता है। लेकिन होता क्या है साथियों, ये होता है कि पृथ्वी सिंह के सामने जैसे ही रूल बुक आती है
और उसमें पहला ही रूल लिखा होता है कि नया सामंत बनते ही वो क्या करेगा, महाराणा को तलवार बंधाई कर देगा, है ना, क्या देगा, तलवार बंधाई कर देगा। तो पृथ्वी सिंह एकदम से सोचता है कि यार मुझे तो ये कहा गया था कि आप ठिकानेदार हो, आप राज करोगे, ये तो गलत बात है, आते ही मेरे से टैक्स लिया जा रहा है ना। तो अब क्या होता है, ठीक है जो भी बात है, अब जो पृथ्वी सिंह है, पृथ्वी सिंह क्या करता है, फतेह सिंह जो मेवाड़ महाराणा थे, फतेह सिंह को तलवार बंधाई कर देता है। भी जितने भी रुपए थे इधर उधर से इकट्ठे किए और टैक्स किसको दे दिया, टैक्स सारा फतेह सिंह को वो इकट्ठा किए और पैसे दे दिए। अब पृथ्वी सिंह ये सोचता है कि यार मुझे शासन चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, अब क्यों ना किया जाए, जो ये तलवार बंधाई कर मैंने दिया है ये सारा किस पे लगा दिया जाए, किसानों पे, जनता पे लगा दिया जाए। तो पृथ्वी सिंह क्या करता है, जो तलवार बंधाई कर है वो किसानों को उन पर लगा देता है, भी अब आप दोगे, जितना भी लगा वो सारा किसको दे देता है, भी किसानों को कह देता है भी यार इसको चुकता कीजिए, बात है सीधी, है ना, मेरे को प्रशासन चलाने के लिए पैसे चाहिए, ये बात होती है। तो यहां क्वेश्चन बनता है कि तलवार बंधाई कर है वो किस सामंत के द्वारा लगाया गया, तो पृथ्वी सिंह के द्वारा। कब लगाया गया, तो 1906 में लगाया गया, ये बात ध्यान रखना। अब ये भी बात ध्यान रखना है कि नया सामंत बनने पर यह कर लगाया जाता है, इसलिए इसे उत्तराधिकारी कर भी कहा जाता है और इसके साथ साथ इसे अपमानित कर भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे ही ये कर किसानों पर लगाया जाता है वैसे ही क्या होता है, इस कर का विरोध किया जाता है किसानों के द्वारा, और विरोध का नेतृत्व कर रहे थे जो कि स्थानीय नेता थे। कौन, वो थे साधु सीताराम दास, फतेह करण चारण और ब्रह्मदेव। इनके द्वारा क्या किया जाता है, इसका विरोध किया जाता है। ठीक है, जैसे ये विरोध किया जाता है तो इसकी खबर पृथ्वी सिंह पर पहुंचती है, के पास पहुंचती है, बिहार किसान विरोध कर रहे हैं। पृथ्वी सिंह कहता है भी कौन कर रहा है, क्या जी, एक तो साधु सीताराम दास है, एक फतेह करण है जी, एक ब्रह्मदेव है। तो पृथ्वी सिंह कहता है भी पता करो कौन है ये, है ना। तो जैसे ही इंफॉर्मेशन निकाली जाती है तो ये आती है कि जी साधु सीताराम दास तो पुस्तकालय अध्यक्ष है, पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर काम करता है, और फतेह करण चारण और ब्रह्मदेव है ये भी फ्री इधर उधर घूमते हैं, खेती करते हैं, मजे लेते हैं। ठीक है, तो ये बात इंफॉर्मेशन निकाली गई और पृथ्वी सिंह के द्वारा क्या किया जाता है, साधु सीताराम दास को पुस्तकालय अध्यक्ष के पद से हटाया जाता है और निष्कासित कर दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है। और इन दोनों को वैसे तो कुछ नहीं कर सकते ना, तो इनको भी क्या कर दिया गया, निष्कासित कर दिया गया, ये बात होती है। ठीक है, तो ये कर किसने लगाया, कब लगाया, ये थोड़ी सी बातें आपको अच्छे से ध्यान रख लेनी है साथियों। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिएगा, आगे बढ़ते गए, ये सारी बातें हुई, फिर क्या हुआ, 1914 में पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु के बाद उनका अल्पवयस्क बेटा केसरी सिंह वो क्या बनता है, ठिकानेदार बनता है। क्लियर, लेकिन ध्यान रखिएगा कि केसरी सिंह अब ठिकानेदार बना, अब इसे भी क्या है, तलवार बंधाई कर देना पड़ेगा, ये सारी चीजें, है ना, है वो अल्पवयस्क। तो जितनी मेवाड़ रियासत की वो शर्तें थी, है ना, वो जो शर्तें हैं उन्हें केसरी सिंह पूरा नहीं कर पाता, जिसके कारण क्या होता है, जो महाराणा है वो क्या करता है, बिजोलिया में मुनसरमात की स्थापना कर देता है, मुनसरमात की स्थापना कर देता है। यानी कि क्या किया जाता है, इसके तहत जो यहां का प्रशासन है वो सीधा सेंट्रल यानी कि राजा या केंद्रीय प्रशासन के पास आ जाता है और वो अपने अधिकारी क्या करते हैं, यहां नियुक्त कर देते हैं। तो केसरी सिंह अल्पवयस्क था, वो शर्तें पूरी नहीं कर पाया, तो बिजोलिया में फतेह सिंह क्या कर देता है, इसे मुनसरमात घोषित कर देता है। और यहां का जो मुंसरिम है, जो अधिकारी है ना, मुंसरिम है, वो किसे लगाया जाता है, वो अमर सिंह रनावत को लगाया जाता है। क्लियर,
और ध्यान रखिएगा, जो डूंगर सिंह भाटी है, डूंगर सिंह भाटी है, इसे उप मुंसरीम बनाया जाता है, उप मुंसरीम बनाया जाता है। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना। क्या बात पढ़ी हमने भी, 14 में पृथ्वी सिंह की मृत्यु हुई, उसके बाद में केसरी सिंह ठिकानेदार बना, लेकिन सारी शर्तें हैं वो केसरी सिंह पूरा नहीं कर पाया, जिसके कारण जो फतेह सिंह था, मेवाड़ का महाराणा था, उसने बिजोलिया को मुनसरमात की स्थापना कर दी और यहां पे अधिकारी नियुक्त कर दिया किसे, अमर सिंह रणावत जो कि मुंसरिम के रूप में, और डूंगर सिंह भाटी जो कि उप मुंसरिम के रूप में यहां नियुक्त किए गए। यानी कि यहां का, यानी कि बिजोलिया का प्रशासन अब इनके द्वारा है वो चलाया जाएगा साथियों। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, छोटी सी बात ध्यान रखनी है। ठीक, अब ध्यान रखना साथियों, जैसे ही अपने को भी पता है कि जैसे भी ऑफिसर्स को नियुक्त किया जाता है, और ऑफिसर्स हमेशा उनकी प्रायिकता ये रहती है कि जहां भी हो तो वहां पे शांति की स्थापना की जाए। तो उसी तरीके से क्या होता है कि अमर सिंह रणावत आते ही क्या करता है, वो देखता है और ये कहता है कि यार बुरी हालत कर रखी है यार बिजोलिया में, है ना। तो सुधार की ओर, शांति की ओर वो क्या करता है, कदम बढ़ाता है। क्या करता है अमर सिंह रणावत, क्या करता है, सबसे पहले तलवार बंदाई जो कर है, तलवार बंदाई जो कर है, जो जनता पर लगाया गया था, उसको क्या कर देता है, खत्म कर देता है। जितनी भी लाग बाग, जो अन्य लाग बागे या जो कर लगे हुए थे, है ना, उनकी दर को वो क्या कर देता है, 1/3 कर देता है, यानी कि 1/3 कर देता है। जहां मान लो 30 रुपए देने थे, वहां 10 रुपए कर देता है, यानी कि सुधार। और भी बहुत सी किसानों को क्या है, वो सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश करता है। लेकिन होता क्या है साथियों, होता यह है कि भ्रष्ट अधिकारियों के कारण, भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ये जो सुविधाएं है ना, ये सारी सुविधाएं किसानों के पास नहीं पहुंच पाती। ठीक है, ये बातें हमें अच्छे से ध्यान रखनी है, ये क्लियर करना, याद रखना कि जब मुनसरमात घोषित किया गया तो मुंसरिम किसे बनाया गया था, अमर सिंह रणावत को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, सेकंड चरण। यहां तक अपनों ने पहला चरण पढ़ा, क्या घटनाएं हुई, कौन से ठिकानेदार ने कर लगाए, ये महत्वपूर्ण बातें। सेकंड चरण देखिएगा साथियों, जो नेतृत्व है वो किसके पास आएगा, राष्ट्रीय नेताओं के पास। कैसे राष्ट्रीय नेताओं के पास नेतृत्व आता है वो हम बात करते हैं। देखो क्या, ये चीज ध्यान रखिएगा कि 1914 ओछड़ी गांव चित्तौड़गढ़ में, ठीक है, ओछड़ी गांव चित्तौड़गढ़ में विद्या प्रचारिणी सभा, विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया गया था। विद्या प्रचारिणी सभा का क्या किया गया था, गठन किया गया था। ठीक है, और ये जो गठन है ये किसके द्वारा किया गया था, विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक के द्वारा और हरिभाई किंकर के द्वारा, हरिभाई किंकर के द्वारा विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया हुआ था। ओके, ओछड़ी गांव चित्तौड़गढ़ में। देखिए ये इतनी महत्वपूर्ण सभा थी, जितने भी बड़े नेता थे, यानी कि जो हमारे राष्ट्रीय या राज्य स्तर के मुख्य नेता थे, वो सारे इस सभा के क्या थे, सदस्य थे। इसके क्या थे, सदस्य थे। ये बात ध्यान रखना, इसके वो सब सदस्य थे, वो ही इस सभा की इंपॉर्टेंस को दिखाता है ना, भी कितनी महत्वपूर्ण ये सभा थी। होता क्या है, इस सभा का अधिवेशन होता है, इस सभा का अधिवेशन होता है कब, अधिवेशन होता है 1916 में। ठीक है, इस अधिवेशन में विजय सिंह पथिक से मुलाकात होती है, मुलाकात होती है किसकी, साधु सीताराम, साधु सीताराम दास की, साधु सीताराम दास की क्या होती है, मुलाकात होती है। और साधु सीताराम दास है वो विजय सिंह पथिक से बात करते हैं और कहते हो कि साहब आपके बारे में बहुत कुछ सुना है ना। और विजय सिंह पथिक, क्योंकि आपको पता है टोडगढ़ जेल से फरार हुए थे, वो सारी बातें, है ना, अपना नाम चेंज किया था, भूप सिंह था इनका मूल नाम। तो वो एकदम से कहते हैं के सुन रखे थे। तो साधु सीताराम दास कहते हैं अभी आप बहुत डेडिकेटेड पर्सन है, काफी परिश्रमी है, मेहनत करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं,
तो विजय सिंह पथिक कहते हैं हाँ हाँ बहुत, अब बता क्या काम है तेरे को ना। तो वो कहते हैं कि यार इस तरीके से बिजोलिया किसान आंदोलन चल रहा है, तो आप हमसे जुड़े, आप जैसा राष्ट्रीय नेता आंदोलन से जुड़ेगा तो इसकी बात को सुना जाएगा, है ना, ये बात होती है। तो विजय सिंह पथिक कहते हैं कि हाँ ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, अपने आपके साथ है, हाजिर हो जाएंगे, है ना। तो ये बात होती है। अब ध्यान रखना, यहाँ इंपॉर्टेंट बात आती है 1916, यानी कि साधु सीताराम दास के आग्रह पर विजय सिंह पथिक क्या करता है, आंदोलन से जुड़ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। विजय सिंह पथिक कब आंदोलन से जुड़े, तो 1916। ठीक, कैसे जुड़े, क्या था, वो सारी बातें हमने की। अब देखिएगा एक ब्रीफ, एक परिचय हम साथियों विजय सिंह पथिक के बारे में ले लेते हैं। क्या चीज है, ध्यान रखना, विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह था। क्या नाम था, भूप सिंह था, ये ध्यान रखिए। इनका जो जन्म है वो गुडावली गांव, बुलंदशहर, यूपी में, यानी कि भूप सिंह यूपी से थे, ये आपको क्लियर करना है। ध्यान रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। क्या चीज, इनका चर्चित नाम क्या था, तो ध्यान रखना इनका चर्चित नाम किसान मित्र है। देखो कई बार एग्जाम में आता है कि भूप सिंह का वास्तविक, विजय सिंह का वास्तविक नाम भूप सिंह, या भूप सिंह का अन्य नाम विजय सिंह पथिक। तो कई बार क्वेश्चन आता है चर्चित नाम क्या है, तब भी अपने भूप सिंह कर देते हैं। तो ध्यान रखना इनका चर्चित नाम क्या था, किसान मित्र था, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, ये टोडगढ़ जेल से फरार हुए थे। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अच्छे से आप सुनिएगा साथियों। क्या चीज, देखिएगा, विजय सिंह पथिक के द्वारा 1910 में वीर भारत समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, वीर भारत समाज की स्थापना विजय सिंह पथिक ने की थी। यहां अच्छे से ध्यान रखना क्या बात, कि एक है वीर भारत सभा, विजय सिंह पथिक ने समाज की स्थापना की थी, एक है वीर भारत सभा। और ध्यान रखिए इसकी स्थापना भी कब हुई थी, 1910 में, और कहां हुई थी, कोटा में। और इसकी स्थापना जो है वो केसरी सिंह बाहरट, केसरी सिंह बाहरट और गोपाल सिंह खरवा के द्वारा की गई थी, गोपाल सिंह खरवा के द्वारा की गई थी। अब साथियों अच्छे से ध्यान रखना, वीर भारत समाज पूछा जाए तो विजय सिंह पथिक है, और वीर भारत सभा पूछा जाए तो केसरी सिंह बारट और गोपाल सिंह खरवा है। ठीक है, दोनों की स्थापना 1910 में हुई थी, ये चीज अच्छे से क्लियर करनी है। देखो याद रखने के लिए, है ना, भी मैं हमेशा बोलता हूं, क्लासेस में बताता हूं कि देखो समाज कितने अक्षर का नाम है, 3 अक्षर का, तो इसकी स्थापना 3 अक्षर वाले पथिक ने की। किसने की, पथिक ने की। ठीक है, और सभा 2 अक्षर का नाम है, इसकी स्थापना 2 जनों ने की, केसरी सिंह बारट और गोपाल सिंह खरवा। याद रखना है, इंपॉर्टेंट बात है दोनों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, साधु सीताराम दास जो है, इनके बारे में बात करते हैं, जिन्होंने विजय सिंह पथिक को क्या किया था, जोड़ लिया था आंदोलन से। उनके द्वारा भी एक ध्यान रखना मित्र मंडल की स्थापना की गई थी, ये अच्छे से याद रखना। मित्र मंडल के सदस्य कौन थे, फतेह करण चारण, ब्रह्मदेव, भंवरलाल स्वर्णकार, मगनलाल बिल्लू, घसीराम चितौड़ा। ठीक है, ध्यान रखना भंवरलाल जो स्वर्णकार है ये वही है जिन्होंने गीतों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से जागृति फैलाई थी, किसानों में जागृति फैलाने का कार्य किया, जागृति फैलाने का कार्य किया, फैलाने का कार्य। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था साथियों, भंवरलाल स्वर्णकार के द्वारा। ये बातें भी हमें ध्यान रखनी है साथियों। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में देखिएगा 1916 में जो विजय सिंह पथिक है वो किसान आंदोलन से जुड़ चुके हैं। अब जैसे ही जुड़ते हैं तो 1917 में, कब, 1917 में उनके द्वारा 2 कार्य किए जाते हैं। देखते हैं क्या कुछ कार्य किए गए उनके द्वारा। बेरीसाल गांव में, कब, कहां पे, बेरीसाल गांव में हरियाली अमावस्या के दिन, हरियाली अमावस्या के दिन क्या किया जाता है,
ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन किया जाता है। किसका गठन किया गया? ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन किया गया, है ना। यहां पे ध्यान रखना, किसान सूचना केंद्र था, किसान सूचना केंद्र बनाया गया, है ना। भी किसी को भी कोई भी दिक्कत होगी तो सबसे पहले वो यही सूचना देगा। तो देखो पहला काम क्या किया, ऊपर माल पंच बोर्ड का क्या कर दिया गया? गठन कर दिया हरियाली अमावस्या के दिन बेरीसाल गांव में, ठीक है। और ध्यान रखना, ऊपर माल पंच बोर्ड के सदस्य कितने थे? तो ध्यान रखना इसमें 13 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 13 सदस्य थे। और इसका सरपंच, पहला सरपंच या अध्यक्ष किसे बनाया गया? मन्ना पटेल को बनाया गया। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। पहला काम हुआ, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिएगा दूसरा काम 1917 में जो विजय सिंह पथिक ने किया, इन्होंने क्या किया? मुलाकात की। क्योंकि विजय सिंह पथिक ने यह चीज सोची कि यदि मेरे को बिजोलिया किसान आंदोलन को कामयाब करना है तो इसकी जानकारी भी चल क्या रहा है बिजोलिया में, इसको मुझे राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना होगा, इसको फैलाना होगा इधर उधर। तो इस बात के लिए उनको जरूरत महसूस हुई भी मुझे एक ऐसा समाचार पत्र, एक न्यूज़पेपर चाहिए जिसके माध्यम से मैं बिजोलिया की बात को पूरे देश में फैला सकूं, है ना। तो इसलिए उन्होंने क्या किया? 1917 में मुलाकात की। किससे मुलाकात की? गणेश शंकर विद्यार्थी से। गणेश शंकर विद्यार्थी थे, और गणेश शंकर जो विद्यार्थी थे उनका समाचार था प्रताप, है ना, जिसके माध्यम से बिजोलिया को पूरे देश में फैलाया गया, बिजोलिया की जानकारी राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाई गई। वो समाचार पत्र कौन सा था? प्रताप। इसके संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। और इसका संपादन कहां से किया जाता था? कानपुर से। ठीक है साथियों, ये बात ध्यान रखना, ये छोटी सी बात आपको क्लियर करनी है। और ध्यान रखिएगा भी, विजय सिंह पथिक ने इस समय गणेश शंकर विद्यार्थी को भेंट दी थी क्या? चांदी की राखी। चांदी की राखी भेंट की थी, है ना। ये बात भी अपने को ध्यान रखनी है साथियों। ये छोटी सी बात है और अच्छे से इसके बारे में आपको क्लियर करना है, याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और बातें हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब जैसे ही देखिए हमसे क्वेश्चन आए कि बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे देश में या राष्ट्रीय स्तर पर फेमस करने वाला समाचार पत्र कौन सा था? प्रताप। ठीक है, तो जैसे ही बिजोलिया के लेख प्रताप समाचार पत्र में प्रकाशित हुए, तो ये जो समाचार पत्र है ये अलग अलग नेताओं के द्वारा, अलग अलग के द्वारा पढ़े गए, है ना। इसकी जानकारी है वो पूरे अपने राष्ट्रीय स्तर पर हो गई। तो इसका फल, इसका परिणाम क्या निकला? इसका परिणाम देखिएगा कि माणिक्यलाल वर्मा, है ना, और राम नारायण चौधरी जैसे राष्ट्रीय जो नेता थे वो विजय सिंह पथिक से जुड़ गए, विजय सिंह पथिक से जुड़े। ये बात ध्यान रखना, है ना। भी उसको प्रताप न्यूज़पेपर में लेख देने का क्या परिणाम मिला? तो माणिक्यलाल वर्मा, है ना, से जुड़े। माणिक्यलाल वर्मा, राम नारायण जो चौधरी हैं वो विजय सिंह पथिक से जुड़ गए। ठीक है, इसके अलावा देखिए बाल जो गंगाधर तिलक थे, इन्होंने भी वो न्यूज पढ़ी, है ना। और इन्होंने क्या किया? अपने समाचार पत्र, समाचार पत्र कौन सा समाचार पत्र था? इनका समाचार पत्र था साथियों मराठा, है ना। तो बाल गंगाधर तिलक ने समाचार पत्र मराठा में बिजोलिया के लेख को प्रकाशित किया, बिजोलिया लेख को प्रकाशित किया। यह भी फायदा हो गया, है ना। भी प्रताप में जैसे ही न्यूज आई तो अब वो न्यूज मराठा में भी प्रकाशित हो गई। ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये समाचार पत्र किसका था? बाल गंगाधर तिलक का। अब ये बात भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता होता है कि मराठा जो है ना, ये कौन सी लैंग्वेज में प्रकाशित होता था? तो इनकी जो लैंग्वेज थी वो कौन सी रहती है? इंग्लिश थी, अंग्रेजी थी साथियों। ठीक है, ओके, ये बात ध्यान रखना। और एक इनका समाचार पत्र था साथियों केसरी। कौन सा था? केसरी। किनका? बाल गंगाधर तिलक का। और उसकी जो भाषा थी वो कौन सी थी? मराठी थी। आपको कंफ्यूज नहीं होना है भी, कहीं आप मराठा देख के इसकी लैंग्वेज आप मराठी समझे, तो ध्यान रखना मराठा का जो प्रकाशन है वो इंग्लिश में होता था। क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा। और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एक पत्र किसे लिखा गया? फतेह सिंह, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को भी लिखा गया।
इन पर फतेह सिंह पर दबाव बनाने के लिए जो बाल गंगाधर तिलक है उनके द्वारा एक लेटर है, वो किसको लिखा गया? फतेह सिंह को भी लिखा गया। तो देखो, एक तो माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी जुड़ गए, दूसरा बाल गंगाधर तिलक, इनके द्वारा भी इंटरेस्ट दिखाया गया और इन्होंने भी लेख लिखा। इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा भी गांधी जी है, उन्होंने भी ये न्यूज पढ़ी, है ना। और गांधी जी के द्वारा क्या किया जाता है? विजय सिंह पथिक को मुलाकात के लिए बुलाया जाता है, मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, मुलाकात के लिए बुलाया ना, भी आप आओ और मुझे ये पूरा मैटर समझाओ, कब बुलाया? तो 1918 में, है ना। भी गांधी जी ने भी इंटरेस्ट दिखाया और विजय सिंह पथिक को क्या किया? भी अपने पास बुलाया, भी एक बार मुझसे मिलो और ये पूरा मैटर समझाओ भी क्या चल रहा है ना। ये बात हुई। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अब 1918 में बुलाया था, लेकिन विजय सिंह पथिक 1919 में क्या करते हैं? मुलाकात के लिए गांधी जी के पास जाते हैं, है ना। जैसे ही गांधी जी के पास गए, तो ये बात ध्यान रखना, गांधी जी उनसे मिलते हैं और पहला वक्तव्य, पहली बात जो विजय सिंह पथिक के स्वागत में कहते हैं, तो वो ये कहते हैं कि आओ राष्ट्रीय पथिक। क्या कहते हैं? आओ राष्ट्रीय पथिक बोलते हैं, है ना। यानी कि ये चीज ध्यान रखना कि विजय सिंह पथिक को राष्ट्रीय पथिक की उपाधि किसने दी? तो गांधी जी ने दी, है ना। गांधी जी जैसे ही विजय सिंह पथिक ने एंट्री मारी, तो गांधी जी बोलते हैं आओ राष्ट्रीय पथिक, आओ आपका स्वागत है ना। इस तरीके से बोला जाता है, ये ध्यान रखना। अब ये मुलाकात के लिए जो विजय सिंह पथिक है वो कहां गए थे? वो गए थे मुंबई। क्लियर? मुंबई गए थे और आपस में बातचीत हुई। अब देखिए, जैसे ही बातचीत होती है तो गांधी जी विजय सिंह पथिक को ये कहते हैं भी देखो, भी कांग्रेस की तरफ से यदि बात की जाए तो ये एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है ना। तो हम उस कांग्रेस की तरफ से हम आपकी सहायता नहीं कर सकते ना। भी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, छोटे मोटे जो सामंत है, ठिकानेदार है, उनसे कहां लड़ते फिरेंगे यार। तो इस तरीके से ये बात रहती है, ठीक है। यानी कि कांग्रेस की तरफ से बड़ी पार्टी होने के नाते ये कहकर सहायता नहीं हुई। ओके। और गांधी जी ने एक सजेशन दिया, एक एडवाइस दी विजय सिंह पथिक को कि क्यों ना आप एक इस तरीके का संघ, एक इस तरीके की संस्था बनाएं जो इस विरोध के समय आपका सहयोग कर सके, जैसे कांग्रेस की तरह, है ना। तो उनकी ये बात से, उनकी एडवाइस से क्या किया जाता है? विजय सिंह पथिक के द्वारा राजस्थान सेवा संघ का गठन किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना है, ये कब की गई? तो ध्यान रखना, ये स्थापना की गई थी 1919 को, है ना। और महात्मा गांधी की सलाह पर विजय सिंह पथिक ने इसकी क्या की? स्थापना की। अब ये बात भी ध्यान रखना कि इसकी स्थापना कहां की गई थी? वर्धा, महाराष्ट्र में की गई थी। और इसका जो कार्यालय है वो 1920 में कहां स्थानांतरित किया गया? अजमेर में। और ये बात भी ध्यान रखना, 1927 के करीब ये जो है ये क्या हो गया था? निष्क्रिय हो गया था। ये क्या हो गया था? निष्क्रिय हो गया था। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है साथियों। बताओ, इतनी बातें याद रह जाएंगी? ये बात हमें अच्छे से ध्यान रखनी है। अब देखो, अब यहां पे एक बात और है कि इसमें गांधी जी ने वैसे तो सहायता करना से मना कर दिया था, लेकिन गांधी जी ने महादेव देसाई को फतेह सिंह के पास भेजा था। फतेह सिंह को समझाने के लिए भेजा था, को समझाने के लिए भेजा। ठीक है, यह बात ध्यान रखना। यानी कि वो गणेश शंकर विद्यार्थी यानी कि प्रताप समाचार का इतना इफेक्ट हुआ। देखो, माणिक्यलाल वर्मा और रामनारायण चौधरी जुड़ गए, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा में लिखा, है ना। और गांधी जी के द्वारा महादेव देसाई को भेज दिया गया। ठीक है, यह बात आपको ध्यान रखनी है साथियों। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं समाचार पत्र, अन्य समाचार पत्र। यानी कि विजय सिंह पथिक के द्वारा, देखो हमने ये बात की कि विजय सिंह पथिक के द्वारा क्या किया गया? राजस्थान सेवा संघ का गठन किया गया। ठीक है, विजय सिंह पथिक के द्वारा क्या किया गया? कुछ न्यूज़पेपर का भी संपादन किया जाता था। ओके, जैसे राजस्थान केसरी है, ओके, नवीन राजस्थान है, तरुण राजस्थान है। यदि हम इनके बारे में पढ़े साथियों, तो राजस्थान जो केसरी न्यूज़पेपर है,
इसका स्थापना या गठन 1920 में किया गया। इसके जो संपादक थे वो साथियों विजय सिंह पथिक थे, ये बात ध्यान रखना। और सह संपादक का कार्य किसने किया, तो राम नारायण चौधरी ने किया, ये बात भी ध्यान रखना। और आर्थिक सहायता इसके लिए जमनालाल बजाज ने की। किसने की, जमनालाल बजाज ने की। और ये चीज ध्यान रखना कि ये जो न्यूज़पेपर है, ठीक है, ये कहां से प्रकाशित होता था, तो वर्धा से, यानी कि महाराष्ट्र से। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। एक इनका न्यूज़पेपर है साथियों नवीन राजस्थान, जिसका संपादन इनके द्वारा 1922 में किया गया। और कहां से किया गया, तो अजमेर से किया गया। और इसके जो संपादक थे वो विजय सिंह पथिक रहते हैं। अब यह ध्यान रखना कि नवीन राजस्थान पर प्रशासन के द्वारा क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है। जो तीसरा न्यूज़पेपर रहता है, इसका संपादन 1923 में कहां से हुआ, अजमेर से। इसके जो संपादक थे वो कौन रहते हैं, विजय सिंह पथिक। और ध्यान रखना जो तरुण राजस्थान है, ये नवीन राजस्थान का ही नाम था। नवीन राजस्थान पर बैन कर दिया गया था, है ना। तो इसका नेम बदलकर, नेम क्या किया, चेंज कर दिया। और इसका नाम क्या कर दिया, तरुण राजस्थान कर दिया। पूरी बात मेरी समझ गए होंगे आप अच्छे से। भी नवीन राजस्थान पर प्रशासन ने प्रतिबंध लगाया, तो इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, तरुण राजस्थान कर दिया था। तो इनके बारे में आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। विजय सिंह पथिक के जो न्यूज़पेपर्स है उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है साथियों, चलो आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं। देखिएगा इन सब बातों के बाद ना, अभी देखो महादेव देसाई भी पहुंचा। और यदि हम बात करें बाल गंगाधर जो तिलक है, उनके द्वारा भी जो लेटर वगैरह है वो लिखा गया। इन सब के बाद में एक दबाव महसूस करते हुए, है ना, महाराणा के द्वारा क्या किया जाता है, जांच के लिए अप्रैल 1919 में न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग है वो भेजा जाता है बिजोलिया जांच के लिए। अब यहां पे एक बात ध्यान रखना, क्या बात ध्यान रखना, कि बिंदुलाल भट्टाचार्य जो आयोग था, इसमें 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 3 सदस्यों का ये आयोग था। ठीक है। जैसे इसमें एक सदस्य तो कौन हो गया, एक हो गया बिंदुलाल भट्टाचार्य। ठीक है, एक तो बिंदुलाल भट्टाचार्य हो गए। ठीक है। एक ध्यान रखना, इसमें जो मुंसरीम थे, कौन थे, अमर सिंह राणावत, वो एक सदस्य हो गए, है ना। और एक सदस्य हो गए अफजल अली। ये 3 सदस्यों का ये क्या था, आयोग था, जो कि जांच के लिए क्या आता है, कहां पहुंचता है, बिजोलिया में। ओके। और इसके द्वारा क्या की जाती है, किसानों के पक्ष में रिपोर्ट, क्या किया जाता है, किसानों के पक्ष में रिपोर्ट कर दी जाती है। ठीक है। लेकिन जो महाराणा है, इसके द्वारा कार्यवाही नहीं की जाती। जैसे देखो, हामिद हुसैन ने रिपोर्ट की, वो भी नहीं मानी, बिंदुलाल भट्टाचार्य ने की, तो भी कार्रवाई नहीं की गई। तो ये छोटी सी बात है जिसके बारे में आपको अच्छे से क्या कर लेना है, ध्यान रख लेना है साथियों। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, 1919। अब ये सारी बातें चल रही हैं, 1919 की घटनाएं पढ़ रहे हैं। 1919 कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन होता है। ठीक है। अमृतसर अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक और अगरकर के द्वारा क्या किया जाता है, बिजोलिया ध्यान रखना, किसान आंदोलन का प्रस्ताव रखा जाता है। बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रस्ताव रखा जाता है।
प्रस्ताव रखा गया। क्लियर, ये बात ध्यान रखना। भी अपने से पूछा जाए अमृतसर अधिवेशन में जो बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रस्ताव है वो किसके द्वारा रखा गया, तो बाल गंगाधर तिलक और किसके द्वारा, अगरकर के द्वारा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में ध्यान रखना भी गांधी जी और मदन मोहन मालवीय के कहने पर प्रस्ताव वापिस, यानी कि प्रस्ताव को उठा लिया गया, प्रस्ताव को उठा लिया गया भी। यानी कि आप ये कहेंगे कि बिजोलिया किसान आंदोलन का समर्थन किसने किया, तो बाल गंगाधर तिलक और अगरकर ने। और किसने इस प्रस्ताव को वापस लेने की बात कही, तो गांधी जी ने और मदन मोहन मालवीय ने। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या हुआ भी, विजय सिंह पथिक को यह पता लग गया भी कांग्रेस कहीं ना कहीं पे सपोर्ट नहीं कर रही है ना, तो वो उसी लेवल की, या बात करें भी किसी दूसरी पार्टी के पास, राष्ट्रीय पार्टी के पास जाए, है ना, तो वो क्या करते हैं 1920 में राजपूताना मध्य भारत सभा के माध्यम से विजय सिंह पथिक क्या करता है, इस मुद्दे को उठाता है ना। बिजोलिया वाले मुद्दे को वो कांग्रेस के द्वारा समर्थन नहीं मिल रहा, लेकिन राजपूताना मध्य भारत सभा के माध्यम से क्या करता है, वो इस मुद्दे को उठाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें यह किया जाता है कि भवानी दयाल आयोग बनाया जाता है, गठन किया जाता है, और ये आयोग मुलाकात करने के लिए पहुंचता है किससे, फतेह सिंह से, महाराणा फतेह सिंह के पास पहुंचता है। और फतेह सिंह इस आयोग को मानने से क्या कर देता है, मना कर देता है ना। भी वो ये कहते हैं यार रोज ही आ रहे हो, है ना, भी 2-4 जने आयोग बनाते हो, आ जाते हो, है ना, तो वो इस आयोग को मानने से क्या कर देता है, मना कर देता है। ठीक है, ये बात भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है साथियों। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, राजपूताना मध्य भारत सभा। अपने इसका जिक्र हुआ तो इसके बारे में थोड़ा हमें नॉलेज ले लेना चाहिए भी क्या है। बहुत बार क्वेश्चन आता है, जैसे राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई, बहुत बार एग्जाम में आया है। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट बात कि राजपूताना मध्य भारत सभा है, इसका गठन कब किया गया, तो ध्यान रखना इसका गठन साथियों 1918 में। कहां पे, तो मारवाड़ी पुस्तकालय में, मारवाड़ी पुस्तकालय में। ठीक है, मारवाड़ी पुस्तकालय कहां पे है, तो ध्यान रखना चांदनी चौक। कहां पे है, चांदनी चौक दिल्ली। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इसका गठन है 1918 में किया गया। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, आगे बात करते हैं। राजपूताना मध्य भारत सभा के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया, तो इन्हें अध्यक्ष बनाया गया जमनालाल बजाज को ना, जमनालाल बजाज को, क्योंकि भैया पैसे थे ना, खूब पैसे थे, तो इनको क्या बना दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया। आगे बात करते हैं उपाध्यक्ष। यदि बात करें इसके उपाध्यक्ष की, तो इसका उपाध्यक्ष बनाया गया गणेश शंकर विद्यार्थी को। किसे बनाया गया, गणेश शंकर विद्यार्थी को इसका क्या बनाया गया, उपाध्यक्ष बनाया गया। और यदि बात करें इसका मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय रखा गया कानपुर को। किसको, कानपुर को। और बाद में ट्रांसफर कर दिया गया था कहां पे, अजमेर। कहां ट्रांसफर कर दिया गया था, अजमेर। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। यदि हम राजपूताना मध्य भारत सभा के, यदि हम बात करें कौन कौन से इसके सदस्य रहते हैं, तो विजय सिंह पथिक कौन रहते हैं, विजय सिंह पथिक साहब, विजय सिंह पथिक इनके सदस्य थे। ठीक है, और आपने एक नाम सुन रखा होगा साथियों, चांदकरण शारदा, चांदकरण शारदा। ठीक है, ये भी इसके सदस्य रहते हैं। और एक थे नरसिंह सरस्वती, नरसिंह सरस्वती। ठीक है, ये क्या थे, इसके सदस्य थे। ओके, ध्यान रखिएगा। चांदकरण शारदा, चांदकरण शारदा यदि हम बात करें तो इनकी एक रचना रहती है साथियों, दलितो उद्धार। कौन सी रहती है, दलितो उद्धार, महत्वपूर्ण रचना है। इनकी एक रचना रहती है दलितो उद्धार। क्वेश्चन आता होता है दलितो उद्धार किसकी रचना है, तो चांदकरण शारदा की। वो इसके क्या रहते हैं, सदस्य रहते हैं। ठीक है, ये इनकी रचना रहती है। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया चांदकरण शारदा की रचना। ठीक है, इनकी एक रचना विधवा विवाह है, दलितो उद्धार और विधवा विवाह। अब ये चीज क्लियर करना कि चांदकरण शारदा भाई है, किसके भाई हैं, हरविलास शारदा के, हरविलास शारदा के। देखो शारदा एक्ट आपने नाम सुन रखा होगा, शारदा एक्ट जो है वो हरविलास शारदा के नाम पे है, हरविलास शारदा के नाम पे है। हरविलास शारदा के भाई थे चांदकरण शारदा,
जो राजपूत मध्य भारत सभा के सदस्य रहे, और इनकी रचनाएं हैं दलितों उद्धार और कौन सी, विधवा विवाह। और हमें पता है कि ये शारदा एक्ट था ना, जो शारदा एक्ट था, इसमें जो विवाह की उम्र है, क्योंकि बाल विवाह से संबंधित है, काफी बार क्वेश्चन आता है, इसमें बॉय और गर्ल है ना, आज जो अपने 18-21 का जिक्र करते हैं ना, ये जो आयु थी ये 14-18 कर दी थी। कितनी थी? 14-18, यानी कि लड़के की आयु 18 और लड़की की आयु कितनी निर्धारित की गई थी? 14 निर्धारित की गई थी। तो इसको अच्छे से हमें याद करना है, ये रचनाएं वगैरह याद कर लेनी है। अब साथियों एक बात और ध्यान रखना कि जब हम राजपूताना मध्य भारत सभा के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हमें क्या चीज ध्यान देनी है? हमें ध्यान देनी है इसके अधिवेशनों के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है, इसके अधिवेशनों के बारे में भी पढ़ लेना है, ठीक है। तो देखते हैं अपने क्या अधिवेशन रहते हैं, क्या चीजें रहती हैं, उनके बारे में थोड़ा सा अपने रीड करते हैं साथियों, ठीक है। ये पूरे मैटर को अपने थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। देखो, इनके 4 अधिवेशन हुए जो अपने लिए महत्वपूर्ण है। कितने अधिवेशन हुए? 4। ये पूरी पीपीटी को इधर करके अब देखते हैं। 4 अधिवेशन हुए, ठीक है। अधिवेशन कब कब हुए? देखो, 1918 में, 1919 में, और मार्च 1920 में, और दिसंबर 1920 में, ये 4 अधिवेशन हुए। ध्यान रखना, इनके कितने अधिवेशन हुए? 4। अब जो 1918 में अधिवेशन हुआ था, ये हुआ था साथियों दिल्ली में। क्या हुआ था? दिल्ली में। 1919 में जो अधिवेशन हुआ, ये हुआ अमृतसर में। ओके। 1920 में अधिवेशन हुआ साथियों अजमेर में, और 1920 दिसंबर में ये हुआ था नागपुर में। और 1920 के बाद में, ठीक है, राजपुताना जो मध्य भारत सभा है, इसका कांग्रेस में क्या हो गया? विलय हो गया था, ठीक है। ये थोड़ी सी जानकारियां हैं, ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए साथियों, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में। राजपुताना मध्य भारत सभा की एक एक बात है वो अपनों ने लर्न कर ली है साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आप ध्यान रखना कि महाराणा के द्वारा, देखो हामिद हुसैन को पहले भेजा गया, फिर बिंदुलाल भट्टाचार्य को अप्रैल 1919 में भेजा। अब एक और जांच आयोग भेजा जाता है, ठाकुर राजसिंह जांच आयोग भेजा जाता है, ठीक है। महाराणा के द्वारा ठाकुर राजसिंह जांच आयोग है वो भेजा जाता है, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, ये भी 3 सदस्यीय था। बहुत अच्छे से सुनना, यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। कौन कौन इसके सदस्य थे? तो ध्यान रखना, एक तो हो गए राजसिंह। कौन हो गए? राजसिंह, एक सदस्य, ठीक है। एक इसमें सदस्य था तख्त सिंह। कौन था? तख्त सिंह, ठीक है, ये हो गया। एक इसके साथ साथ था रमाकांत मालवीय। रमाकांत मालवीय। तो ये 3 सदस्य जो जांच आयोग था। देखो विशेष बात क्या थी, महाराणा ने भेजा, लेकिन आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये आयोग बिजोलिया नहीं आया। बिजोलिया नहीं आया, ठीक है, नहीं आया। तो क्या हुआ? तो ये हुआ कि ये आयोग के 3 सदस्य तो थे, इनसे मिलने के लिए माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा 15 सदस्यीय दल के साथ, 15 सदस्यीय दल के साथ कहां पहुंचा? उदयपुर पहुंचा। कहां पहुंचा? उदयपुर। यानी कि इससे पहले जो आयोग थे वो बिजोलिया आ रहे थे, लेकिन ये आयोग बिजोलिया नहीं आया, और माणिक्यलाल वर्मा खुद 15 जनों के साथ कहां पहुंचा? उदयपुर, ठीक है। हुआ क्या? हुआ ये कि इसने भी रिपोर्ट तैयार की किसानों के पक्ष में, रिपोर्ट किसानों के पक्ष में, ठीक है। लेकिन महाराणा फतेह सिंह ने कार्रवाई करने से क्या कर दिया? मना कर दिया। ये बात वो सेम है ना, जो पहले हो रहा था वो सेम बातें चली। आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, टाइम आया 1920 का, और कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ। कौन सा अधिवेशन हुआ? नागपुर अधिवेशन। क्या विशेष बात है? विशेष बात यह रही कि इस अधिवेशन में, नागपुर अधिवेशन में यदि हम बात करें, तो महात्मा गांधी जी ने
नैतिक समर्थन कर दिया। ये बात अच्छे से ध्यान रखना, क्या कर दिया? नैतिक समर्थन कर दिया, यानी कि गांधी जी ने कहीं ना कहीं क्या किया? वैलिड कर दिया बिजोलिया किसान आंदोलन को। यह बात ध्यान रखना, ठीक है। और आपको एक छोटी सी बात और ध्यान रखनी है कि इस अधिवेशन में विजय सिंह पथिक के द्वारा क्या किया जाता है? किसानों की प्रदर्शनी लगाई जाती है, किसानों की प्रदर्शनी लगाई जाती है। यानी कि जैसे मान लो अधिवेशन में हॉल में पहुंचने के लिए जो गैलरी थी उसके पास क्या किया जाता है? किसानों को खड़ा कर दिया जाता है ना, भी उनकी जो हालत थी उन हालात में उनको वहां खड़ा किया जाता है भी, ताकि जब ये नेता यहां से गुजरे तो उनको देखें, क्या पता उनको तरस आ जाए। लेकिन गांधी जी ने प्रदर्शनी को देखने से पहले ही क्या कर दिया था? इस आंदोलन को समर्थन दे दिया था। तो ध्यान रखना, यदि अपने को याद करना पड़े भी कौन से किसान इसमें शामिल हुए थे प्रदर्शनी में, तो एक दो नाम ध्यान रखना, जैसे कालू जी हैं, है ना, गोकुल जी हैं, ये कुछ किसानों के नाम है, आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं साथियों, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने। उसके बाद देखो, अब जब गांधी जी ने समर्थन दे दिया ना, तो एजीजी जो हमारे थे रॉबर्ट हॉलैंड, है ना, वो बात करते हैं भी यार अब तो प्रॉब्लम होगी यार, गांधी जी एंट्री मार रहे हैं ना, बापू एंट्री मार रहा है ना, और बापू सारा डरे यार तनेट है ना। तो रॉबर्ट हॉलैंड क्या करते हैं, जो पीए था मेवाड़ का विल्किंसन, उसको फोन लगाते हैं और उनको पूछते हैं भी भाई बता क्या चल रहा है बिजोलिया में। तो विल्किंसन कहता है कि यार मैं कुछ ज्यादा नहीं जानता सर इस बारे में। तो क्या है, जो एजीजी हॉलैंड है वो खुद क्या करता है, 4 फरवरी 1922 को कहां पहुंच जाते हैं? बिजोलिया पहुंच जाते हैं। और इनके साथ ध्यान रखना, रॉबर्ट हॉलैंड के साथ पीए विल्किंस भी वहां पर पहुंचते हैं। और ये क्या करते हैं भी, उन्होंने कहा कि यार गांधी जी ने एंट्री मार ली है ना, तो उनसे पहले ही अपने क्या करें, समेट ले इस पूरे मैटर को, है ना। तो वो क्या करते हैं, रॉबर्ट हॉलैंड बिजोलिया के ठाकुर और किसानों के मध्य क्या करवा देते हैं? समझौता। ध्यान रखना, यह समझौता कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को समझौता हुआ था, त्रिपक्षीय समझौता था। यह बात आप ध्यान रखना भी, इसमें एक सेंटर गवर्नमेंट हो गई, एक किसान हो गए और एक ठाकुर हो गया। त्रिपक्षीय समझौता 5 फरवरी 1922 को जो एजीजी है वो खुद रॉबर्ट हॉलैंड आकर इस समझौते को करवाते हैं, ठीक है। देखिएगा यहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है भी, केंद्रीय नेतृत्व का यदि जिक्र करें तो उनकी तरफ से कौन उपस्थित था? तो एजीजी खुद, रॉबर्ट हॉलैंड, पीए विल्किंस, जो सचिव है वो ध्यान रखना ओगली, वो भी दीवान जो है प्रभाष चंद्र चटर्जी, हाकिम बिहारी लाल कौशिक, ये जो केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से यहां पे उपस्थित थे। और यदि बात करें किसानों की तरफ से किसान नेता, तो माणिक्यलाल वर्मा जी, मोतीचंद पटेल, राम नारायण चौधरी, नारायण पटेल, इनके द्वारा क्या किया जाता है? किसानों का पक्ष रखा जाता है। और ठाकुर के पक्ष में जो थे तेज सिंह, हीरा सिंह और जालिम सिंह, ये क्या थे? यहां उपस्थित थे इस समझौते के अंदर। समझौता हुआ कब? 5 फरवरी 1922 को। यह बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, समझौता हो चुका है, ये सारी बातें यानी कि मैटर को समेटने की कोशिश की गई एजीजी हॉलैंड के द्वारा। दूसरी तरफ देखिएगा, 10 सितंबर 1923 को, ठीक है, विजय सिंह जो पथिक है, विजय सिंह पथिक गिरफ्तार हो जाते हैं। विजय सिंह पथिक को बेगू किसान आंदोलन में गिरफ्तार किया जाता है। कौन से किसान आंदोलन के लिए? ध्यान रखना, जो गिरफ्तार हुए वो बेगू किसान आंदोलन के लिए वो क्या हुए थे? गिरफ्तार हुए। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब ये ध्यान रखना कि इनडायरेक्टली 22 से ही क्या हो रहा था, माणिक्यलाल वर्मा जो नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन अब विजय सिंह पथिक जब गिरफ्तार हो चुके हैं, तब जो ऑफिशियली अब बात करें तो किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किसके पास आ जाता है? माणिक्यलाल वर्मा के पास आ जाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं तीसरा चरण, ठीक है। तीसरे चरण में देखो क्या हुआ, भी केसरी सिंह, वो अपनों ने बात की थी अल्पवयस्क जो ठाकुर बना था ना, केसरी सिंह के द्वारा क्या किया जाता है? इस समझौते को मानने से क्या कर दिया जाता है? मना कर दिया जाता है। भी मैं नहीं मानता, किसी समझौते को मैं नहीं मानता, उसने मना कर दिया।
इसके अलावा देखो 1923 के करीब ही, है ना, 22-23 के करीब ही केसरी सिंह का विवाह हुआ था। और विवाह से पहले उसने क्या किया था कि करों में किसानों को छूट दे रखी थी। तो जो विवाह से पहले करों में जो छूट दी गई थी वो भी उसने क्या कर दी, हटा दी। तो एक करों में छूट है वो हटा दी, एक इस समझौते को मानने से उसने क्या कर दिया, मना कर दिया। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और उससे आगे चल के क्या हुआ, 1923 से लेकर 26 तक, 1923 से लेकर 26 तक क्या हो गया, बिजोलिया में अकाल पड़ गया। बिजोलिया में क्या पड़ा, अकाल पड़ा। अब अकाल पड़ने के बाद में क्या हुआ कि 1927 में बारिश होती है और वहां पे क्या होती है, फसल। अब होता क्या है, जैसे ही 1927 आता है, फसलें होती हैं, तो यहां का जो राजस्व अधिकारी था, नाम था जीसी ट्रेंच। जीसी ट्रेंच जो था, जीसी ट्रेंच क्या करता है, असिंचित भूमि के लिए, असिंचित भूमि पर, असिंचित भूमि पर, ठीक है, करों की दर में बढ़ोतरी कर देता है, करों की दर में वृद्धि कर देता है ना। भी देखो हुआ क्या, भी 1923 से 26 तक अकाल पड़ा, तो असिंचित जो भूमि थी, यहां पे फसल नहीं हुई, तो यहां से कोई टैक्स नहीं वसूला गया। 27 में जैसे ही क्या होता है, बारिश होती है, फसलें होती है, तो जीसी ट्रेंच के द्वारा क्या किया जाता है, करों को क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। ये बात होती है। अब जैसे ही करों को, असिंचित भूमि की करों को बढ़ाया गया, तो सारे जो किसान है वो इकट्ठा होकर किसके पास पहुंच जाते हैं, विजय सिंह पथिक के पास पहुंच जाते हैं। और वो ये कहते हैं यार इस तरीके से जीसी ट्रेंच के द्वारा क्या कर दिया गया है, जो टैक्स की दरें हैं वो बढ़ा दी गई, अब आप ही बताओ क्या करें। तो विजय सिंह पथी उनको सलाह देते हैं कि आप क्या करो, जो जमीनें हैं वो किसको सौंप दो, सामंत को सौंप दो। भी इतनी टैक्स है तो खेती करने का क्या फायदा, ये लो तेरी जमीन तू संभाल, मारो को नहीं हुए। इस तरीके से विजय सिंह पथिक उनको क्या कर देते हैं, सजेस्ट कर देते हैं। और किसान वैसा ही करते हैं जैसा कि विजय सिंह पथिक ने कहा था। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जो ठिकानेदार था, जो सामंत था, उसके द्वारा क्या कर लिया जाता है, जमीनों को जब्त कर लिया जाता है। ठीक है, अब जैसे ही जमीनों को जब्त कर लिया गया, वो सारे किसान किसके पास पहुंच जाते हैं, विजय सिंह पथिक। भी यार तय मरा दियो, ऐसा होता है ना, भी तूने ही कहा था, तेरे कहने पे हमने वैसा किया और उसने तो जमीनें जब्त कर ली। अब तो काम, पहले हम रोटी तो खा रहे थे, अब उसके भी लाले पड़ गए। अब ध्यान रखना 1927 में विजय सिंह पथिक इस पूरी घटना की नैतिक जिम्मेवारी लेते हैं और हाथ जोड़ देते हैं और इस किसान आंदोलन से क्या कर देते हैं, अलविदा कह देते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब जैसे ही ऑफिशियली विजय सिंह पथिक अलग हुए, ठीक है, तो माणिक्यलाल वर्मा ने, जिनके ऊपर ये किसान आंदोलन की जिम्मेवारी आ रही थी, तो उन्होंने कहा कि यार मैं तो राष्ट्रीय स्तर का नेता हूं, है ना, मैं तो राष्ट्रीय स्तर का नेता हूं, तो वो आंदोलन की जो जिम्मेवारी है वो किसको सौंप देते हैं, वो विजय सिंह पथिक के बाद जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय को क्या कर देते हैं, इसकी जो जिम्मेवारी है वो सौंप देते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में क्या हुआ, लास्ट चरण की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, 1941 का समय आता है। इस समय क्या होता है, मेवाड़ के महाराणा जो है, ठीक है, आंदोलन को उग्र होता देख वो क्या करते हैं, प्रधानमंत्री जो कि दीवान भी थे, है ना, टी राघवाचारी, टी विजय राघवाचारी को दायित्व सौंप देते हैं इस आंदोलन को सुलझाने का। ठीक है, तो टी राघवाचारी क्या करता है, ये सारा दायित्व किसको सौंप देता है, मोहन सिंह मेहता को सौंप देता है। राजस्व अधिकारी थे ये मोहन सिंह मेहता को। और मोहन सिंह मेहता 1941 में क्या करता है, किसानों की सारी मांगे हैं वो मान लेता है ना, उनकी मांगों को मान लिया जाता है और जमीनें जो होती हैं वो वापस लौटा दी जाती है। ठीक है, और इसी के साथ क्या होता है, जो बिजोलिया किसान आंदोलन है वो समाप्त हो जाता है। अब ध्यान रखना इस आंदोलन की दो महत्वपूर्ण बातें। एक बात यह है कि इस किसान आंदोलन में संदेश वाहक की भूमिका किसने अदा की, तो तुलसी भील के द्वारा। ओके, और एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, क्या चीज ध्यान रखनी है कि मुंशी प्रेमचंद है ना, मुंशी प्रेमचंद का एक उपन्यास है, कौन सा, रंगभूमि। कौन सा उपन्यास है साथियों, रंगभूमि। तो ध्यान रखना जो रंगभूमि उपन्यास है ना, वो उसकी कथा किस पर आधारित है,
ध्यान रखिए वो बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रेरित है, बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रेरित है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारी बातें आपको अच्छे से, छोटी छोटी बातें हैं वो कवर करनी है। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो आंदोलन है ये कंप्लीट होता है ना। आज के सेशन में अपने इतना सा पढ़ेंगे। साथियों उम्मीद करता हूं आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, अच्छे से एक एक बात को समझा होगा। बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं वो अपनों ने समझने की कोशिश की, जहां अपने डाउट होते हैं उनको कवर करने की कोशिश की। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, खूब मेहनत कीजिए, सपनों को साकार कीजिए। अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिस्टर एग्रीकल्चर को अपने दोस्तों, अपने साथियों, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंतर्गत। थैंक यू सभी का।